नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम जस्टिस फॉर राहुल में आप सबों का स्वागत है। देखिए, पता नहीं क्यों इस खबर को पिछले 5 घंटे से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इस खबर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। खबर के दौरान ही ऐसा लगता है जैसे राहुल मुझे कुछ कहना चाह रहा है या फिर हम राहुल के बारे में जो कुछ सूचना आप तक पहुंचाने चाह रहे हैं उसमें कुछ अधूरा रह जा रहा है। मतलब एक अजीब तरीके का इस पूरे का समाचार बनाने के दौरान मुझे महसूस हो रहा है। पता नहीं राहुल क्या कहना चाह रहा है या फिर राहुल मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, क्योंकि ऐसा कभी कम से कम 10 बार रीटेक हम कर चुके हैं इस खबर में। पूरी की पूरी खबर को हमें डिलीट करनी पड़ी है। मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर खबरों से तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है। जैसे लगता है कि राहुल मेरे सामने खड़ा है, कुछ कहना चाह रहा है। मतलब एक अजीब तरीके की बात सामने आ रही है। देखिए, ये राहुल IITian है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये काम करता था। लौट कर बिहार इसलिए आया कि बिहार के छात्रों को कोटा और दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, और खास करके ऐसे गरीब बच्चे जिनके पिता को दिल्ली और कोटा भेजने की ताकत नहीं है, पैसे नहीं है। उस बच्चे तक कैसे शिक्षा पहुंचे, उस बच्चे तक कैसे IIT का जज्बा पैदा ले, इसको लेकर ये राहुल लौटा था बिहार। और अपने दम पर राहुल ने ये साबित किया कि हम कोटा और दिल्ली जैसे इन्वायरमेंट के साथ साथ हम पढ़ाई की सारी चीज़ें आप तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बेहतर रिजल्ट ये दे रहे थे। सब कुछ जीवन इनका ठीक ठाक चल रहा था। एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा इनका। अपने 5 वर्षों के कमाई के दौरान पटना में बोरिंग रोड इलाके में एक इन्होंने अपार्टमेंट खरीदा, और घटना से ठीक 4 दिन पहले एक और अपार्टमेंट इन्होंने गोला रोड में खरीदा है, जिसके गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। इनके माँ पिताजी आए थे उस रजिस्ट्री में ही। जिस दिन सुसाइड किया है रविवार को, जो अब उनके परिजन कर रहे हैं कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता है, कोई किसान और मजदूर का बेटा सुसाइड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके जीवन में इतने तरीके के झंझावट आते हैं। जब उन तमाम झंझावटों से जब वो पार कर जाता है और अपने मुकाम तक पहुंच सकता है, वो बेटा मेरा सुसाइड नहीं कर सकता है। किसान का दर्द मैं भी समझता हूँ, मजदूरों का दर्द देखता हूँ कि उसके अंदर किस तरीके से फाइटिंग स्पीड होता है, किस तरीके से वो फाइट करता है जीवन से। मैं खुद महसूस करता हूँ। तो राहुल की कथा यही है कि अपने परिवार के साथ ये बोरिंग रोड में रहता था। क्या हुआ, कैसे हुआ, परिवार के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। और कल जिस फोन कॉल्स के सहारे मैंने खबर चलाई थी, आज उस मामले में कई तरह के अपडेट आए हैं। ये अलग बात है कि इस खबर में भी मुझे एकला चलना पड़ रहा है। सारे मीडिया हाउस चुप्पी साधे हुए हैं। सब लोग हाथ पर हाथ धरे हुए हैं एक IAS अधिकारी के वजह से। और मैं समझ रहा हूं कि उस IAS अधिकारी, उस मंत्री आज की तारीख में कितने ताकतवर हुए हैं, और वो सरकार में हिला सकते हैं। इस तरीके की ताकत दिखाने की वो बार बार कोशिश करते रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कौन चलाएगा? ऐसे लोगों को लेकर बोलने को कौन तैयार हो सकता है? राहुल की पत्नी कुछ वक्त के लिए ग्रामीण कार्य विभाग में काम की थी, जहां के सेक्रेटरी पंकज पाल हुआ करते थे। अभी पंकज पाल विद्युत भवन, ऊर्जा विभाग के विद्युत भवन के वो CMD हैं। वही संजीव हंस की जगह पर इनकी पोस्टिंग हुई है। परिजनों का कहना है कि इस IAS अधिकारी और उनकी पत्नी की मामले की जांच होनी चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि राहुल के सुसाइड करने की सूचना जिस तरीके से दी गई और परिवार के लोग जब वहां पहुंचे उनके अपार्टमेंट पर, तो ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति यहां खड़ा है जो बहुत जल्द से जल्द राहुल का पोस्टमार्टम हो जाए, राहुल का अंतिम संस्कार हो जाए, इस कोशिश में लगा हुआ है। नीचे एम्बुलेंस घंटों खड़ा रहा, और एम्बुलेंस पर जब परिजनों ने लाश लेकर PMCH की तरफ बढ़ा, तो ऐसे लगा कि जैसे उसकी गाड़ी कितनी जल्दी PMCH पहुंचे, इसकी व्यवस्था पहले से ट्रैफिक को कर रखा गया है। वहां पहुंचते ही
आधे घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हो गया। जैसे लग रहा था कि पीएमसीएच के सारे डॉक्टर इंतजार कर रहे हो इनके पोस्टमार्टम को लेकर। और हद तो तब हो गई जब जनाब पंकज पाल जी राहुल के गांव पहुंच गए अंतिम संस्कार में। गांव वाले हतप्रभ थे, क्योंकि उनके माँ पिता को भी मालूम नहीं था कि भाई ये पंकज पाल से मेरे बेटे का क्या रिश्ता है, ये क्यों यहां पे आए इनके अंतिम संस्कार में। लोगों ने पूछा कि आप क्यों आए हैं यहां, तो उनका कहना था कि हमारे बेटे को राहुल पढ़ाता था, जबकि इस तथ्य को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंकज पाल को रखना चाहिए। पंकज पाल जी, बहुत रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिया है। अगर इस बात में दम है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका बेटा को पढ़ाने के लिए राहुल आपके घर पे नहीं आता था। राहुल जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे, हाल के दिनों में उन्होंने 3 कोचिंग संस्थान उन्होंने बदला है। कहां वो पढ़ते थे? और बेटा को पढ़ाने वाले शिक्षकों से आज के तारीख में कोई अपनी इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जिन्हें सरकार दी हो, उस जिम्मेवारी को छोड़कर वो छुट्टी लेकर, पता नहीं छुट्टी लिए या नहीं लिए, ये मुझे नहीं मालूम, गोह, औरंगाबाद के गोह में जाके उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं और उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वाकई में अगर इतना आदर्श सोच एक शिक्षक को लेकर है तो ये भी सैल्यूट की बात है। लेकिन परिजन जो कह रहे हैं पंकज पाल जी, हमें लगता है कि परिजनों के अंदर अगर ये भाव उत्पन्न हुआ है तो आपको सफाई देनी चाहिए कि क्यों आपको लेकर परिजन सहज नहीं है। उनके मामा ने जो हमें फ़ोन कॉल्स करके कहा है, उसमें साफ साफ कहा है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए और इन लोगों की भूमिका से हम लोग आहत हैं। कुछ न कुछ हमें अजीब तरीके का महसूस हो रहा है। तो जरा सुनिए राहुल की मामा से हमारी क्या बातचीत हुई है और वो क्या कह रहे हैं। जी हाँ नवीन जी नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज से। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। आप राहुल के मामा हैं। आप जब घटना स्थल पर गए तो आपको क्या देखने को मिला? भैया जो बॉडी था जी, हम लोग घर में गए तो हम लोग लगभग 4 बजे पहुंचे हैं। उसके पहले माता पिताजी उनके लगभग 3 बजे के आसपास आए हैं। गोह औरंगाबाद जिला में है, भलवंडी गांव। जी जी। उनको सूचना मिली, उनका छोटा भाई था जो पटना में रहते हुए दिल्ली जा रहा था उसी दिन। जी जी। इलाहाबाद में उसको सूचना मिला था, इलाहाबाद ट्रेन से उतर गया वो। उतरने के बाद वो सबसे पहले उसको सूचना मिला है तो माता पिता को सूचना दिया अपने गांव पर। वहां से सबसे पहले माता पिता ही आए हैं यहाँ पर। माता पिता आए, उसके बाद से हम लोग का नंबर वहाँ के माने जो लोग थे वहां पर उन लोगों को दिया गया। 4 बजे हमको सूचना मिली, हम वहाँ 4:30 में वहाँ पहुंच गए हैं। 4:30 में जब पहुंचे हैं तो बॉडी बेड पर रखा हुआ है। में एक पैर नीचे, एक पैर मुड़ा हुआ बेड पर और एक हाथ बेड से माने बाहर। और पलंग है, पलंग के ऊपर फैन है, दीवार माने ऊपर में छत पर। पलंग से ऊपर डिस्टेंस पर हम खड़ा हुए, जो कि मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है। पंखा मेरे हाथ से छुआ रहा था। और मेरा भगीना जो डेथ किया वो 6 फीट का है। वहां पर पलंग पर इन लोगों का नाम था जो वहां लोग थे कि यहाँ एक बैग रखा हुआ था। वो बैग भी हम देखे वहां। लेकिन उस बैग पर जब खड़ा होगा कोई भी, माने हम उससे छोटा है, हम भी खड़ा होंगे तो पंखा में माने इजी रूप से हाथ से पकड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एक दुपट्टा उसमें बांधा हुआ है जो कि बीच से काटा हुआ था और कटा हुआ दुपट्टा पंखा में है। बाकी उसको बेड पर उसी तरह लगाया हुआ है। हम अपने स्तर से गला चेक किए, उसका कहीं कोई निशान नहीं। दांत जीभ निकलता है मरने के बाद, या आंख कुछ बाहर निकल जाता है। एकदम लग रहा है कि बच्चा सोया हुआ, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि लैट्रिन पेशाब भी हमने चेक किया, जहां तक हमको जानकारी है कि लैट्रिन पेशाब उस अवस्था में होता है। लेकिन हमने अपने स्तर से चेक किया, कुछ भी नहीं था भैया। और ये 100% भैया मेरे समझ से कोई मन हत्या है। ये नहीं है कि वो बच्चा सुसाइड कर लिया है या फांसी लगा लिया है। तो आप लोग मतलब इसको लड़ाई लड़ना, मतलब ये न्याय चाहते हैं आप लोग? जी जी, हम बच्चा के साथ न्याय हो, परिवार के साथ न्याय हो। किसान परिवार से उठे हैं, 2 भाई दोनों IITian, और बच्चा के साथ ऐसा हुआ, इसमें माने पूरा परिवार आज के डेट में कहिए कि बोलने की स्थिति में नहीं है।
अच्छा कुछ पूरे प्रोसेस में आपको लग रहा था कि बाहर से कुछ आप लोगों को कोई मदद कर रहा है या बाहर से कुछ फोर्स ऐसा है जो चाह रहा है कि जल्दी सब कुछ हो जाए? जी, 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 ऐसा हो रहा था। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, हम आधा घंटा से 45 मिनट में हम लोग को पीएमसीएच यहीं से गाड़ी, हम लोग को कुछ पता भी नहीं है। गाड़ी आया, गाड़ी 1 डेढ़ घंटा वेट किया है पीएम माने वहाँ पर जो एम्बुलेंस आता है 100 वाहन, वो पीएमसीएच लेकर के गया और पीएमसीएच में आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर बॉडी मिल जाता है वहाँ से पोस्टमार्टम करने के बाद। मतलब वो गाड़ी भी जो है मतलब एम्बुलेंस भी जो है आप लोगों ने नहीं बुलाया था? नहीं, नहीं, हम लोग नहीं बुलाए थे। एक पटेल सर हैं, पटेल सर बुलाए होंगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पटेल सर शुरू से 12 बजे से वहाँ पर घटना के, जो कि हमारे भगीना का वो दोस्त थे, दोस्त। तो पटेल सर इसमें शुरू से रहे हैं। हम लोग तो 4 बजे पहुंचे, माता पिता वहाँ 2-2:30 बजे पहुंचे हैं। लेकिन ये हत्या नहीं है भैया, माने इस हत्या को माने कहेंगे कि सुसाइड है, सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। हत्या है। हम लोग को 100% नहीं 110% है कि मेरा भगीना सुसाइड कर ही नहीं सकता। जो बच्चा अपने बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक को मोटिवेट करता था गांव घर में। 6 तारीख को मेरा गृह प्रवेश था नाला रोड में, उस गृह प्रवेश में आया हुआ है बच्चा। घर पर जाकर के इस बार छठ किया है खुद अपने बच्चा घर पर। इनकी पत्नी थोड़ा संदिग्ध में हम लोग के समझ से आते रही हैं कि उनका जो व्यवहार कहिए कि जब हम लोग वहां गए तो दूसरे के घर में जाकर के रह रही थी, माने वहीं पर सोई हुई थी। तो समझ में नहीं आ रहा है भैया कि क्या। अच्छा, अभी 4 दिन पहले भी एक अपार्टमेंट पटना में वो खरीदे हैं? जी, 11 तारीख को जी, 11 तारीख को बेली रोड में, गोला रोड के आसपास में। अच्छा, आप इनके अंतिम संस्कार में थे? जी नहीं, हम अंतिम संस्कार में नहीं थे, लेकिन हमारे भाई लोग, बंधु लोग थे, जिसमें एक कोई आईएएस सेक्रेटरी हैं जो वहां पर पहुंचे हुए थे। उनसे क्या संबंध है इनका, सो हम लोग तो नहीं समझ। उनसे पूछा भी गया कि क्यों आए हैं आप, क्या हैं? तो बताए कि हमारे बच्चा को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये है वो है। तो बाकी तो इनके दोस्त यार लोग थे, लेकिन एक आईएएस को पहुंचना एक संदिग्ध, माने हम लोग को माने मर्डर है, इस चीज को हम लोग मर्डर मान रहे हैं। मेरा बच्चा भतीजा ऐसा नहीं करेगा बंदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं जिनको छुपाने की कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्योंकि परिजनों का साफ साफ आरोप है कि राहुल की हत्या हुई है। राहुल की हत्या हुई है, आत्महत्या राहुल कर ही नहीं सकता है। आपने सुना उसके मामा का बयान कि कुछ भी ऐसा नहीं था राहुल के शव को देखने के बाद जो कहा जा सके कि उसने आत्महत्या किया हो। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना बदले, उसके फैसला का सही जांच हो, इस पर बिहार के लोगों को एक साथ एकजुट आना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के एक प्रतिभावान बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ एक साजिशन खेल हुआ है। और अगर साजिशन खेल हुआ है तो फिर जस्टिस फॉर राहुल तो चलेगा, और जस्टिस फॉर राहुल तब तक चलेगा जब तक इस राहुल को न्याय नहीं मिल पा जाता है। क्योंकि मैं खबर बना, पिछले 2 बजे से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं इस खबर को बनाने के लिए। 5 घंटा किसी खबर में मुझे इतना वक्त नहीं लगाया। हर खबर के आधे के बाद जैसे लगता है मुझे कि सामने राहुल हमसे कुछ कहना चाह रहा है। मतलब एकदम अजीब तरह से मेरे शरीर में एक अलग तरीके का मतलब अनुभव हो रहा है। मैं खुद हैरान हूं, मैं ठीक से कह नहीं पा रहा हूं कि हो क्या रहा है। इसलिए जस्टिस फॉर राहुल में तमाम आईआईटीएन इंजीनियर जो भी है, उसके इस न्याय की लड़ाई में अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई इस तरीके से दुनिया से विदा हो जाए और उसके साथ अगर कुछ अनहोनी हुआ है और उस अनहोनी का सजा अगर नहीं मिले तो फिर हमारे लिए, हम तमाम बिहारी के लिए, आप तमाम आईआईटीएन के लिए शर्म की बात होगी। जस्टिस फॉर राहुल के इस अभियान में जुड़िए और आप हमें मदद करिए। देखिए, मेरा नंबर आप नोट कीजिए, क्योंकि राहुल के मामा ने भी पता नहीं कैसे उनको मेरा नंबर मिला, वो फ़ोन किए और उसने सारी बात बताई है। तो राहुल के साथ काम करने वाले पटेल सर, आपसे हमारा आग्रह होगा कि आप हमें इनपुट दीजिए
ये अगर आप राहुल के वाकई में गार्जियन थे, राहुल से आपको इतना लगाव था, तो पटेल सर आप हमें जरूर सूचना दीजिए। जो स्टूडेंट राहुल के साथ, राहुल का जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, जो स्टूडेंट राहुल के पढ़ाई से प्रभावित था, उन तमाम स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि कुछ भी आपको जानकारी हो तो मुझे जानकारी जरूर दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9431443901, 9431443901। आपकी सूचना का हम इंतजार में रहेंगे। और एक फोन कॉल्स ने जिस तरीके से राहुल के न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हजारों फोन कॉल्स आएंगे